हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक महेश्वरी। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे कक्षा 12th के कंप्लीट सिलेबस की, और मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा A to Z फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। 11th में क्या था क्या नहीं, जो भी था वो हो गया। अब हम नई शुरुआत करेंगे, नई जर्नी स्टार्ट करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे कक्षा 12th के सिलेबस की। ठीक है, और बाकी जो भी नोट्स वगैरह है आपको इस चैनल पे मिलेंगे, पर अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम अपनी थोड़ी शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ टॉपिक यहाँ पे, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करेंगे। कुल मिला के हम जो बात करेंगे आवेश के बारे में। 12th का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कहाँ से होती है? चार्ज से, आवेश से, उसकी बात करेंगे। उसकी बात से पहले कुछ आपको बताता हूँ 12th के बारे में, सिलेबस के बारे में। देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कक्षा 12th का जो एक बड़ा सिलेबस है वो जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। ये एक भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की ब्रांच है, और कक्षा 12 का मोस्ट ऑफ द एक भाग जो मान सकते हो, लगभग 8 से 10 चैप्टर, वो इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको आगे और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इसको बोलते हैं स्थिर चुंबकत्व या स्थिर आवेश की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ हम बात करेंगे गतिशील आवेश के बारे में। कुल मिला के हमें बात करनी है आवेश के बारे में। या तो आवेश किस में हो, रेस्ट में हो, या आवेश किस में हो, चार्ज किस में हो, मोशन में हो, उसकी बात करेंगे। तो अभी अब हम बात शुरुआत करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। चाहे एनसीईआरटी की बात करें, चाहे आरबीएससी की बात करें, पहला चैप्टर दोनों में कॉमन है, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसकी हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है। स्टार्टिंग का जो पूरा सिलेबस है 12th का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और इसकी शुरुआत से पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है, कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे और कैसे हम इसको समझेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। ध्यान रखना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना आप लोग, ठीक है? तो उसकी हम थोड़ी सी अच्छी, थोड़ा इसको साफ कर देता हूं। तो हम बात करते हैं आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। आवेश या चार्ज, ये क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, किताबों में बहुत सारी बातें की हुई है कि आवेश कहाँ मिला, सबसे पहले क्या है, इसकी हिस्ट्री, उसके बारे में हमें नहीं जानना। हम केवल साइंस की बात करने वाले हैं, तो उसी की बात करते हैं। आवेश क्या है उसकी हम बात करेंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, यह वस्तु का मूलभूत गुण है, वस्तु या पदार्थ का मूलभूत गुण। आप बोलोगे सर ये कैसे, इसको क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं कि द्रव्यमान क्या है, व्हाट इज मास, कोई परिभाषा बताएगा? इसकी परिभाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का मूलभूत गुण है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, एक बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं इंस्ट्रिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। मतलब किसी वस्तु का मूलभूत, बेसिक, उसका आंतरिक गुण है। ध्यान रखना, जिस प्रकार द्रव्यमान है वैसे ही आवेश। और ध्यान रखना, आवेश की अगर परिभाषा की बात करो ना, तो उसकी परिभाषा अगर लिखने को आती है तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये परिभाषा हम लोगों ने 12th में अपने सिलेबस के हिसाब से हम इसकी बात करते हैं, विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है।
किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, जिसके कारण कौन सा विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो मतलब किसी वस्तु का कैसा गुण है, मूलभूत गुण है, बेसिक गुण है, जिसके कारण क्या करता है, वो विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इसकी बात करें बेसिक, तो इसका जो प्रतीक, हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, तो ध्यान रखना पूरे 12th में हम लोग कैपिटल क्यू यूज करेंगे। वो किसके लिए करेंगे, आवेश के लिए करेंगे, ध्यान रखना। कैपिटल क्यू, ध्यान रखना। मात्रक की बात करें तो मात्रक जो इसका यूनिट है वो कूलाम है। एक साइंटिस्ट था कूलाम, जिसने कूलाम का नियम दिया था, उसी के रेफरेंस में हम लोग इसका यूनिट यूज करते हैं, कूलाम। ये इसका ऐसा यूनिट है, कूलाम, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और भी हम बात करेंगे अभी, पर ध्यान रखना। तो अगर आवेश की अगर आप बात करें तो ध्यान रखना कि किसी वस्तु का आंतरिक गुण एक वस्तु का मूलभूत गुण है। जैसे द्रव्यमान की अगर कोई परिभाषा नहीं ना, तो आवेश की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, पर हमें पता है कि आवेश के कारण कोई वस्तु क्या करती है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाती है, या अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ चार्ज, आवेश के कारण। इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन बना ली है इसकी। वास्तव में वस्तु का कैसा गुण है, मूलभूत गुण है, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए आवेश के बारे में, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, और साथ साथ अगर हो सके तो लिखते रहें। अब देखो आगे जाते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी चीज है, इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम आईआईटी और नीट के अंदर भी सवाल आते हैं। वो क्या है कि आवेश है ना, वो हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। ये चीज ध्यान रखना कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, मतलब आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ आता है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी लाइन को समझे। इसका मतलब है अगर, क्योंकि आवेश है ना, आवेश किसके रूप में गति करता है, आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में गति करता है। किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनों के रूप में गति करता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित होते हैं, तो उनके में दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, आवेश, और दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान। मतलब जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो उसके साथ साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। हमेशा ध्यान रखना, खाली चार्ज नहीं होता, चार्ज हमेशा द्रव्यमान के साथ जाएगा, ध्यान रखना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी वस्तु को आवेशित करूंगा, उसको अगर चार्ज दूंगा, उसको चार्ज करूंगा, तो वहां पे उसके द्रव्यमान में किसी ना किसी तरह से परिवर्तन होगा। इसकी हम लोग बात करेंगे, अभी ध्यान रखना और चीज, ठीक है। और अगर आपको बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं, थोड़ी सी ये चीज नोट कर लो, इसकी मैं आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और क्लियर होगी, अभी आपको ध्यान रखना है। देखो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं रिगार्डिंग चार्ज। महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं धन आवेश। एक होता है नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ऋण आवेश, ध्यान रखना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये ध्यान रखना है।
बुक्स में नहीं मिलता, पर आपको पता होना चाहिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया था। इसका रीजन था क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं कंबाइन करता हूं, इन दोनों को कंबाइन करने पर ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस आधार पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि आपको पता है अगर +3 और -3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 0। तो ये नलीफाई कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको एक को क्या बोला? पॉजिटिव, और दूसरे को क्या बोला? नेगेटिव बोला। ये किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। दूसरा, ये पहली बात होगी। दूसरी बात अगर आपको बताऊं कि अगर मुझे किसी वस्तु को आवेशित करना है तो वह केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही होगा। देखो, किसी अगर परमाणु की अगर बात करूं तो परमाणु में जैसे ये नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाहर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें एक लगता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे बंधे होते हैं प्रबल नाभिकीय बल। मतलब ये प्रोटॉन है ना, जो वो क्या होते हैं, इस छोटे से नाभिक में एक बहुत प्रबल स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। इनको बाहर निकालना संभव नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बहुत आसानी से होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु आवेशित किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेशित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाए? वस्तु से बाहर निकाले जाए। इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकाले जाए तो वस्तु कैसा होगी? धन आवेशित। कैसी आवेशित होगी? धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु को दिए जाएं, वस्तु को दिए जाएं तो वस्तु कैसी होगी? ऋण आवेशित होगी। अर्थात आपको एक बात दिमाग में सेट करनी है, कभी भी प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव नहीं करते हैं। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी को दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी को दिए जाएं मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकाले जाएं तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आपको पता होना चाहिए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का इतना होता है, पर वो धन आवेशित होता है, वो नाभिक के अंदर होता है, उसको बाहर निकाल नहीं सकते, इसलिए उसके हम हमेशा किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। प्रोटॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता है। और सामान्यतः वस्तु कैसी होती है? उदासीन होती है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तभी ये आपको चीज ध्यान रखनी, वस्तु आवेशित होगी। ठीक है, आगे एक और चीज की बात करते हैं। एक तीसरी बात ध्यान रखनी है। देखो, कोई आवेश है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, मैं 3 चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लो ये +Q चार्ज है, ये भी +Q है, ये भी +Q। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे स्थिर अवस्था में, तब वो क्या करेगा? तब वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, अगर स्थिर आवेश, आवेश क्या है? खाली रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो उसके चारों ओर क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। और अगर ये किसमें हो? गतिशील अवस्था में हो। किसमें हो? गतिशील अवस्था में हो, और त्वरण क्या हो? 0।
एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। त्वरण मतलब एक समान गति हो रही हो। कैसी गति हो रही हो, एक समान गति हो रही हो, तब वह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखना, तीनों चीजें न्यूमेरिकल में। तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, अगर आवेश स्थिर है तो कैसा फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश गतिशील है तो कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसी चीज पे हम लोग एक टॉपिक अपना पूरा, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज, मतलब किस प्रकार से एक चार्ज जब गति कर रहा हो, चार्ज गति करता है मतलब क्या होती है, धारा होती है, करंट होती है, उसके कारण कैसे अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पूरा हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, हमें इतना ध्यान रखना है। और अगर तीसरा मोशन में हो और साथ में त्वरण भी हो, त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन, अगर आवेश त्वरित गति कर रहा हो तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा फोटोन के रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर गति कैसी हो, त्वरित गति हो, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो होती है उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों चीजें अपने आप में पूछने लायक है। नीट एग्जाम में बहुत बार सवाल सीधा सीधा बनता है। आवेश रेस्ट में हो तो क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र। गतिशील अवस्था में हो तो क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और त्वरित गति हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ध्यान रखना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, छोटी मोटी बातें हैं, न्यूमेरिकल वगैरह मैं आपको करवाऊंगा। अभी हम सिलेबस की बात करते हैं। अब क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, आवेश की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज लिखो। तो कुछ भी लिख के आते हैं लोग, ये सब भी उसमें लिख लेते हैं। ये हमारे सिलेबस के अंदर इनको प्रॉपर्टीज में नहीं माना गया है। उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। जब भी ध्यान रखें, आपका सवाल आए आवेश के गुणधर्म लिखो, तो ध्यान रखना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तब आपको 3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और थ्योरेटिकल के हिसाब से भी। बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है, आवेश के गुणधर्म लिखो। सबसे पहला ध्यान रखना, आवेशों की योज्यता, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, आवेशों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, गणित में हम चीजों को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। छोटी क्लास में तो हम सीधा जोड़ देते, पर आजकल जोड़ने के बहुत सारे हैं। या तो हम उनको बीज गणितीय एल्जेब्रिक सम करते हैं, या नॉर्मल जो जोड़ होती है वो होती है, या स्केलर जोड़ को वेक्टर एडिशन, सदिश योग। तो अलग अलग तरह के योग होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, आवेशों को हम बीज गणितीय योग से जोड़ते हैं। बीज गणितीय योग, एल्जेब्रिक सम। आप बोलोगे सर ये कौन सा नया टर्म लेके आए, बड़ा आसान है। बीज गणितीय योग में क्या मतलब है, इसके अंदर प्लस और माइनस का ध्यान रखा जाता है। आसान भाषा बता रहा हूं, प्लस और माइनस का ध्यान, मतलब साइन का ध्यान रख के जोड़ा जाता है। जैसे अगर आपको बोले कि +3 कूलम, +3 कूलम और -2 कूलम को जोड़ना है, तो आपको साइन का ध्यान करना पड़ेगा। क्या होगा, +3 + -2 कितना आ जाएगा, +1 कूलम। अगर आपको बोले कि -3 कूलम और -2 कूलम को जोड़ना है, -3 कूलम और -2 कूलम को जोड़ना है, क्या हो जाएगा, -3c + -2c कितना हो जाएगा, सेम साइन के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5c। कितना हो जाएगा, -5c, -5 कूलम।
तो इस तरह से हम जब भी जोड़ेंगे तो साइन का ध्यान रखेंगे। जैसे एक और देखो, -3c + 2c, इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? -3 कूलाम + 2 कूलाम, कितना हो जाएगा? कट जाएंगे, बड़ा कौन सा है? नेगेटिव, तो -1 कूलाम। तो ध्यान रखना, तो इनको जोड़ते समय आपको इन बातों का खास करके ध्यान रखना है कि आवेशों को हम कैसे जोड़ेंगे, जोड़ते समय साइन का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे सम को हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। ध्यान रखना, गणित में 3 तरह के योग होते हैं। एक होता है अदिश योग, नॉर्मल योग, एक होता है बीजगणितीय योग, और एक होता है सदिश योग। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बीजगणितीय योग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीजगणितीय योग की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये सिंपल सी बात है। आपको ऐसा सिस्टम दे दिया एक, इसमें एक +3 कूलाम चार्ज है, -2 कूलाम चार्ज है, -1 कूलाम चार्ज है। नेट चार्ज कितना है आपको बोल दिया, तो कैसे करोगे? +3 कूलाम प्लस -2 कूलाम प्लस -1 कूलाम। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, -3 और +3, नेट कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरह से आपको जोड़ते समय खास करके ध्यान रखना है कि आवेश चार्ज जोड़ते समय बीजगणितीय योग के नियम के आधार पे जोड़े जाते हैं। आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट आराम से, ठीक है। अब देखें आगे, सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आवेश का क्वांटीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, इस पे ध्यान रखना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ध्यान रखना। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, पूर्ण गुणज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। n क्या है? n हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? पूर्णांक, या इसको कहते हैं इंटीजर। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और कितना होता है मैंने आपको बताया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या मतलब है? बड़ा आसान सा मतलब मैंने आपको बताया, अगर किसी वस्तु को आवेश देना है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ तो सकते नहीं हो, या 1 इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन, या 20 इलेक्ट्रॉन, या 100 इलेक्ट्रॉन, या 1000 मिलियंस, जितने भी हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि मैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु को 3.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन दिया, पॉसिबल ही नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको एक पूछ लिया कि क्या किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम आवेश दिया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे? मतलब किसी वस्तु को कितना आवेश देना है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करना? बाहर निकालना है। फॉर्मूला क्या है? Q बराबर प्लस n इंटू ई। n बराबर क्या होगा? Q अपॉन ई। Q कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻19, और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
क्या हो गया 5/1.6। ये किस में आएगा, ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब यह आवेश वस्तु को नहीं दिया जा सकता। आई बात समझ में? मतलब जब तक वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणक के रूप में नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, तब तक वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते, वह आवेश वस्तु को नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह आवेश कभी भी वस्तु के ऊपर नहीं हो सकता। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में, 1 इलेक्ट्रॉन दिया 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 100 इलेक्ट्रॉन दिए 100 इलेक्ट्रॉन लिए, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते, हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। मतलब अगर कोई आवेश इसके गुणक के रूप में हो तब तो उस वस्तु को उतना आवेश दिया जा सकता है, अन्यथा उस वस्तु को वह आवेश नहीं दिया जा सकता। खास करके ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एक तीसरी प्रॉपर्टी है, वो भी ध्यान रखनी है, वह क्या है उसकी हम बात करते हैं। तीसरी है आवेश का संरक्षण। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे इसमें, बड़ा आसान है। कंजर्वेशन संरक्षण का मतलब आते ही आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्ज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अर्थात एक विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम जो अलग रखा हो, अलग अकेला, एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम बेरोजगार अलग थलग पड़ा है का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आवेशों की योज्यता, दूसरी आवेशों का क्वांटीकरण और तीसरी आवेशों का संरक्षण। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। हम और भी इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। और आगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ इसके न्यूमेरिकल भी आपको करूंगा। इसी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसको कमेंट करें, जो भी आपको लगे कुछ इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं कमेंट करके सुझाव दिए अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।